Hello, Assalamu alaikum friends. As you know, we are here for the biology class, and today is our sixth class under our capacity building project, enabling youth for education. And Miss Aisha is here. I would like to ask Miss Aisha to start her lecture. Miss Aisha, are you there? Yes, sir. Let's start. Okay, thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing well. So, today we are going to start our sixth class according to the course distribution. This class is all about the cell. In this class, we will discuss that what is a cell, how it was discovered, who discovered cell, and the history of cell, the cell theory, the components of cell, everything we should know about cell. Definitely, we will discuss them in this lecture. So, before we uh, in the previous classes, we have uh, already covered enzymes, biological molecules, and the introduction of biology. So, as per chapter, we are on the fourth chapter today. So, let's start the class. Okay. So, as the screen is shared with you all, you can see the cell. So let us talk about the introduction of the cell. The cell was very first discovered by Robert Hooke in 1665, which can be found to be described in his book Micrographia. Uh, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1665 में सबसे पहले जो है सेल को डिस्कवर किया था. उनको सबसे पहले ये चीज मालूम हुई थी कि हम तमाम जानदार किसी सेल्स के मिलकर बने हुए हैं, या हमारे अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, कुछ स्मॉल बॉडीज या स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको उन्होंने सेल का नाम दिया. तो डिस्कवरर जो हैं सेल के, वो रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने 1665 में अपनी बुक के अंदर भी मेंशन किया है सेल को. उनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया. माइक्रोग्राफिया उनकी एक बुक थी जिसके अंदर उन्होंने सेल को फर्दरली डिफाइन किया है. तो सेल को डिस्कवर करने के बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई, जिसको डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन. उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया. तो इस बात से ये अंदाजा होता है कि रॉबर्ट हुक जस्ट सेल को डिस्कवर करने वाले थे, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर नहीं किया. यानी उन्होंने जस्ट सेल के बारे में थोड़ा बहुत मालूम किया. या सबसे पहले कहने का मकसद, जिन्होंने ईजाद की ये चीज वो रॉबर्ट हुक हैं, लेकिन उसके सेल के अंदर का जो सेंट्रल पार्ट है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, वो डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे. सेल को सबसे पहले देखा जिन्होंने है, उनका नाम है एंटोनी वैन लीeuwenhoek, क्योंकि वो जो है ना माइक्रो चीजों को ज्यादा मतलब देखते थे, तो उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था. तो डिस्कवरर कोई और हैं, सेल को देखा किसी और ने, और सेल का न्यूक्लियस किसी और ने डिस्कवर किया. तो इसी तरीके से टाइम टू टाइम सेल की डिस्कवरी हुई, और आज हम एक कंप्लीट सेल पढ़ते हैं. और हर एक चीज जो कि हमें सेल के बारे में पता होनी चाहिए, वो हमारे पास आज अवेलेबल है इन सारे साइंटिस्ट की वजह से. नेक्स्ट. Okay, let's discuss about the definition of cell. We can say that cell is the basic unit of life, because all the activities of our life depends on cell. It forms our structure, and all the metabolic activities and everything in body is organized is formed by cell. So we can simply say that cell is the basic unit of life. और अगर सेल की सेलुलर स्ट्रक्चर के तौर पे देखा जाए, यानी सेल जो है ना, जिस तरीके से हम तमाम जानदार हैं और हम तमाम जानदारों के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सेल और सेल के अंदर पाए जाने वाले जो स्मॉल ऑर्गन्स, आप स्मॉल ऑर्गन्स कह सकते हो, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स. तो बेसिकली सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, और उन ऑर्गेनल्स को हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं. तो सेलुलर स्ट्रक्चर की बनावट के बेसिस पर अगर देखा जाए, तो जो लिविंग सेल है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है. नंबर वन इज यूकैरियोटिक सेल एंड द अदर वन इज प्रोकैरियोटिक सेल. अगर दोनों सेल के बारे में देखा जाए, तो दोनों सेल क्या हैं और कौन से सेल्स में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. तो यूकैरियोटिक सेल बेसिकली उसको कहते हैं जिसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस हो, लाइक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उस सेल को हम कहेंगे यूकैरियोटिक. और यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है एनिमल्स में,
प्लांट्स में, फंजाई में, अल्जी में, प्रोटोजोन्स में। ऑन द अदर हैंड प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये एक इनकम्प्लीट सेल कहते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें काफी सारे मेन ऑर्गेनल्स जो है ना वो एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। तो हम सिंपली इसको इस टर्म से कह सकते हैं कि इनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मींस इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल जरूर है, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो इनके अंदर नहीं होती। तो हम सिंपली कहते हैं यूकैरियोटिक सेल एक कंप्लीट सेल है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल इनकम्प्लीट सेल है। और यूकैरियोटिक सेल कॉमनली तमाम जानदारों में पाया जाने वाला सेल है, जबकि प्रोकैरियोटिक सिर्फ लिमिटेड बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल किसी और में पाया नहीं जाता। ओके, नेक्स्ट। Okay, here you can see a very common structure of a cell. सबसे पहले अगर बात करें इसकी, तो this is called plasma membrane of the cell. We can also call it cell membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से एक ही चीज है, सिमिलर थिंग्स हैं। और दोनों में चीज क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल के बिल्कुल ऊपर पाए जाने वाली जो एक मेम्ब्रेन है या लेयर है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका काम है सेल को प्रोटेक्शन देना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद वाला ये वाला जो पार्ट है इसको आप कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम कहते हैं एक जनरल एक मैट्रिक्स को, या एक जेल, यानी कि एक ऐसा पार्ट जहां जिसके अंदर बहुत सारे और ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एक बिल्कुल सेंट्रल में आपको एक न्यूक्लियस नजर आएगा। इस न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी सी स्मॉल बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के ऊपर आपको ये कवरिंग ऑरेंज येलो कलर की एक कवरिंग नजर आएगी बाहिर, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑर्गेनल्स हैं जो बिल्कुल ही न्यूक्लियस को कवर करके रखते हैं, लाइक न्यूक्लियस के ऊपर बाउंड्री में पाए जा रहे होते हैं। इनका जो काम है वो डिफरेंट बेसिस पर डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो दो किस्म के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में फर्क ये है कि रफ जो है ना वो थोड़ा खुरदुरा होता है स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो, और स्मूथ बिल्कुल स्मूथ होता है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम खुरदुरा है, यानी उसके ऊपर छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं, यानी वो दानेदार होता है, खुरदुरा होता है, ड्यू टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप एक ना ऑर्गेनल्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे लगे होते हैं, जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम खुरदुरा नजर आता है। तो इसको हम कहते हैं रफ और इसको हम कहते हैं स्मूथ। दोनों के फंक्शंस अलग है, लेकिन दोनों को हम सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाद एक छोटा एक और ऑर्गेनल आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ऑलरेडी मेंशन्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा ऑर्गेनल है? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यू कैन से कि ये पावर हाउस है सेल का। पावर हाउस मतलब हमें जैसे हमारी बॉडी को कोई भी फंक्शन करने के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एज इट इज माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है ना सेल को तमाम एक्टिविटीज करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक ऑर्गेनल है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम एक आप कह लें कि सुसाइड सैक, इसका सेकंड नेम है सुसाइड सैक। लाइसोसोम को सुसाइड सैक क्यों कहा जाता है और इसका डिटेलिंग फंक्शन क्या है हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट क्या है कि लाइसोसोम जैसे हम तमाम इंसानों में स्टमक होता है डाइजेशन के लिए, हम जो भी खाना खाते हैं वो स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से सेल के अंदर पाए जाने वाले जो एक्सेस अमाउंट में ऑर्गेनल्स होते हैं वो लाइसोसोम में जाकर ब्रेक डाउन होते हैं या डाइजेस्ट होते हैं। तो आप कह सकते हो कि लाइसोसोम जो है ना वो सेल का स्टमक है जो मॉलिक्यूल्स को या जो दूसरी चीजों को डाइजेस्ट कर रहा है। लाइसोसोम के बाद एक और ऑर्गेनल है दैट इज पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम वो ऑर्गेनल्स हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, लाइक कोई भी अगर टॉक्सिक चीज है उसको चेंज कर देते हैं किसी और चीज में ताकि सेल को नुकसान ना हो। उसके बाद एक और साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन हम किसको कहते हैं? साइटोस्केलेटन हम कहते हैं कि एक जिस तरीके से हम तमाम इंसानों को या हम तमाम ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रक्चर देने वाला उनके अंदर एक
स्केलेटन होता है, एज इट इज लाइक यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म के अंदर स्केलेटन यानी कि शेप के तौर पे जो चीज काम कर रही है ना, वो पतले पतले से फाइबर्स होते हैं जिसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन मतलब साइटोप्लाज्म का ढांचा, आप ऐसे सिंपल वर्डिंग में कह सकते हो। तो साइटोस्केलेटन का काम क्या है? सेल को शेप देके रखना, सेल को अपनी शेप में मेंटेन रखना, तो ये सारा काम साइटोस्केलेटन का है। साइटोस्केलेटन के बाद एक ऑर्गेनल है दैट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वी कैन आल्सो कॉल इट गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनल है जो पैकेजिंग का काम करता है, लाइक पोस्ट ऑफिस कहते हैं गोल्जी बॉडीज को, क्योंकि कोई भी चीज लाइक स्पेशली प्रोटीन जब सेल में बनते हैं तो वो आते हैं गोल्जी बॉडीज के पास। गोल्जी बॉडीज उस प्रोटीन को पैकेज करती है, यानी कवर करके एक तरीके से पैकेज में एक थैले जिसको हम सैक कहते हैं, थैले के अंदर बंद करके एंड देन फर्दर मोर वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद एक ऑर्गेनल आपको यहाँ पर नजर आएगा दैट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम एक ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल साइड में पाए जाते हैं। इसका काम क्या है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इसमें से सेंट्रियोल्स निकलते हैं दो। उन सेंट्रियोल्स का क्या काम है? वो फर्दर पूरे क्रोमोसोम्स को, मतलब जब हम डिटेलिंग पढ़ेंगे कि हाउ द क्रोमोसोम्स डिवाइड इन इक्वल नंबर्स इन द सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तब हम देखेंगे कि सेंट्रियोल का बेसिक काम क्या है। सेंट्रियोल्स उनका और या फिर सेंट्रोसोम एक ही बात है। सेंट्रोसोम आप कह सकते हो कि एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सेल डिवीजन के बाद काम आता है, और उसके अंदर से कुछ स्पिंडल फाइबर्स, कुछ ऐसे समझ लें आप सिंपली के एक धागे नुमा स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को अट्रैक्ट करके या उस अटैच होके और आधे एक तरफ लेकर आते हैं सेल में और आधे एक तरफ लेके जाते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल जो होती है ना ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वो सेंट्रियोल के जरिए होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये एक सेल के साथ एक पतली सी, जिसको आप टेल कह सकते हो, टेल जैसी है, इट इज नॉट टेल, पर एक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, इसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। कुछ सेल्स के अंदर फ्लैजिलम भी होता है जिसकी वजह से सेल जो है ना मूव करता है। फ्लैजिला का क्या काम है? फ्लैजिला एक मूविंग ऑर्गन है, जिस चीज के भी अंदर फ्लैजिला पाया जाता है वो चीज मूव करती है। तो एक जस्ट एक ये सिंपल और मोस्ट कॉमन आई कैन से के स्ट्रक्चर है सेल का। तो फर्दर मोर एक एक चीज को हम डिटेल इसको जो है ना इंशाल्लाह पढ़ेंगे बारी बारी। ओके नेक्स्ट। ओके, let's talk about the cell theory. What is a cell theory? Basically, cell theory is a theory that was given by collectively three scientists. सेल के बारे में जब सेल नया नया डिस्कवर हुआ था, तो उसकी डिस्कवरी के बाद ऑफ कोर्स आपको पता है कि बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर काफी सारी थ्योरीज हैं और सारी थ्योरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी हैं। तो सेल के ऊपर भी थ्योरी दी गई थी जिसके तीन तीन पोस्टुलेट्स थे। सो जब थ्योरी दी गई मतलब प्राइमरीली तौर पे, तब उसको देने वाले दो साइंसदान थे, दैट वर जर्मन एक साइंटिस्ट थे श्लीडन और स्केवन। श्लीडन और स्केवन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1838 के अंदर सेल थ्योरी दी जिसके अंदर उन्होंने सेल थ्योरी के दो पॉइंट्स रखे। नंबर वन पॉइंट क्या था इनका कि सेल जो है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी जिंदगी का बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। और दूसरा पॉइंट इनका था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी तमाम जानदार एक या एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं, या आप सिंपली कह सकते हो कि तमाम जानदार सेल्स के बने हुए हैं। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, नंबर वन एंड नंबर सेकंड, ये दोनों पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने वाले दो साइंटिस्ट थे श्लीडन और स्केवन, जिन्होंने सेल थ्योरीज पर सेल थ्योरी में ये दो पॉइंट्स ऐड किए या इन्होंने सेल थ्योरी दी। आफ्टर सम टाइम एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्शियो। यू कैन सी कि यहाँ पर सिर्फ विर्शियो लिखा हुआ है, तो इनका कंप्लीट नेम है रुडोल्फ विर्शियो। इन्होंने 1839 में और जो है ना एक और पॉइंट ऐड किया। एक और पॉइंट ऐड करने की वजह क्या थी कि ये जो दो साइंटिस्ट थे श्लीडन और स्केवन, इन्होंने कहा इनके मुताबिक क्या था कि सेल जो है ना वो किसी भी नॉन लिविंग चीज से लाइक ग्रो आ सकता है। यानी कोई भी सेल इनके मुताबिक ये था कि सेल जो है ना वो डी नोवो स्ट्रक्चर है। डी नोवो स्ट्रक्चर मींस कि कोई भी सेल जो है ना वो किसी भी गैर जानदार चीज से पैदा हो सकता है, यानी कि बन सकता है। पर इट वाज नॉट राइट
इट वाज नॉट करेक्ट। तो इनकी इस चीज को करेक्शन करने के लिए जो तीसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें एडिशन की, उनका नाम था रुडोल्फ विर्शियो। उन्होंने तीसरा पॉइंट ऐड किया, और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग हम उनको कहते हैं जो पहले से चीज मौजूद हो। तो इनके मुताबिक ये था कि जो सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। लाइक हर एक जानदार किसी पुराने जानदार से बनता है, एज इट इज यहाँ पे भी है कि सेल्स जो है वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं, किसी गैर जानदार चीज से सेल कभी भी नहीं बनता। तो ये थर्ड पॉइंट ऐड करने वाले रुडोल्फ विर्शियो थे। तो कलेक्टिवली अगर हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं तो हम उसमें 3 साइंटिस्ट का नाम पढ़ते हैं, श्लीडन, स्कैवेन एंड रुडोल्फ विर्शियो। तीनों ने क्योंकि कंबाइनली एक सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स जो हैं वो 3 ही हैं। नंबर 1 के ये है कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। नंबर 2 ये है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, तमाम जानदार एक या एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं। और नंबर 3 पॉइंट कहता है कि सेल जो है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आता है या बनता है एक तरीके से। तो इट वाज अ वेरी सिंपल सेल थ्योरी जो हम आज तक पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं। ओके नेक्स्ट। ओके यहाँ पर आप अगर देखें तो डिफरेंस लिखा हुआ है। ओके अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल का ही डिफरेंस क्यों चूज किया है मैंने, क्योंकि प्लांट और एनिमल जब बायोलॉजी में फर्दरली मतलब स्टार्टिंग में जब यहाँ पर डेवलपमेंट या साइंटिस्ट वगैरह डिस्कवरीज कर रहे थे, उस वक्त जब 2 सिर्फ किंगडम्स थे, तब भी जो है तमाम जानदार 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, प्लांट और एनिमल में। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल को मेजरली तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है इन अ डिफरेंस, कि दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस मौजूद हैं। प्लांट सेल जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और एनिमल सेल्स मेजरली तमाम एनिमल्स के अंदर पाया जाने वाला सेल है। दोनों के अंदर काफी सारी डिफरेंसेस हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। किसी भी एनिमल सेल को अगर आप ले लेंगे, किसी भी एनिमल को ले लेंगे, तो उसके अंदर लैक ऑफ सेल वॉल है, उनके अंदर सेल वॉल नहीं है। नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है कि न्यूक्लियस यूजुअली लाइज नियर पेरिफेरी ड्यू टू वैक्यूल। न्यूक्लियस जो है वो एज, नियर द एज पाया जाता है। नियर द एज कहने का मकसद क्या है, एज हम कहते हैं किनारे को। तो प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो सेंट्रल में यानी बिल्कुल कोने में, कॉर्नर में पाया जाता है, ड्यू टू लार्ज न्यूक्लियस। क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल, ड्यू टू लार्ज वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो काफी बड़ा होता है साइज में, तो उसके ज्यादा जगह लेने की वजह से जो न्यूक्लियस है ना वो साइड में, कॉर्नर में चला जाता है। जबकि अगर एनिमल सेल में देखा जाए तो न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, बिल्कुल सेल के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होगा। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट्स में, जबकि लोअर मोटाइल सेंट्रोसोम इज यूजुअली एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल्स एक्सेप्ट लोअर मोटाइल सेल्स। जो छोटे जानदार ऐसे हैं जो मोटाइल हैं, लाइक हरकत करने वाले हैं, उनको छोड़ के तमाम हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रोसोम, अभी अभी हमने डिस्कस किया था सेंट्रोसोम कौन होते हैं, जो सेल डिवीजन के वक्त जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स में काम आते हैं। तो सेंट्रोसोम प्लांट्स के अंदर नहीं होते, जबकि सेंट्रोसोम हमेशा जो है ना एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। उनका काम क्या है, दे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर में की फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स वो धागे हैं जिनसे क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। एंड जब ये धागे कॉन्ट्रेक्शन करते हैं तो क्रोमोसोम्स आधे एक तरफ चले जाते हैं सेल में, आधे एक तरफ चले जाते हैं सेल में। ये हम इंशाल्लाह माइटोसिस में डिस्कस करेंगे। नंबर 4 डिफरेंस क्या है कि प्लास्टिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, जबकि एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट है। प्लास्टिड्स कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्लांट को कलर वगैरह देता है, पिगमेंट्स वगैरह उसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद 5th है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना प्लांट्स के अंदर जनरली स्फेरिकल होता है, लाइक गोल होता है या ओवल ओवल शेप में, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल्स के अंदर वो ट्यूबुलर में होता है। ट्यूबुलर मींस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की शेप में होता है। नंबर 6 क्या है कि
प्लांट्स के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, और एनिमल्स के अंदर वैक्यूल का जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉलर होता है। वजह क्या है इसकी कि प्लांट्स जो है वो ज्यादा इंटेक ऑफ वाटर करते हैं, लाइक प्लांट्स के अंदर कोई और मतलब प्लांट्स रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, और प्लांट्स के अंदर काफी बार क्या होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू या ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से प्लांट सेल बर्स्ट ना कर जाए, इसीलिए नेचुरली तौर पे प्लांट सेल के अंदर एक और प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जिसको हम प्लांट सेल वॉल कहते हैं। और एनिमल सेल इनटेक ऑफ वाटर उतनी ही करते हैं जितनी उनको नीड होती है एनिमल्स, इसीलिए उनके सेल के ऊपर सेल वॉल की नीड नहीं है, तो सेल वॉल नहीं पाई जाती। ओके उसके बाद प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो यूजुअली डिवाइड होता है सेल प्लेट मेथड के जरिए, जबकि सेल प्लेट मेथड कहते हैं कि किसी सेल के दरमियान एक प्लेट का आ जाना और उस प्लेट के जरिए एक सेल का दो में डिवाइड हो जाना। जबकि एनिमल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है, क्लीवेज मेथड से। क्लीवेज बोलते हैं आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्म शॉर्ट होता रहता है, शॉर्ट होते 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 और दो सेल्स बन जाते हैं। ये दोनों हम इंशाल्लाह माइटोसिस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो 8 हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल द अमीनो एसिड्स, कोएंजाइम्स एंड विटामिन। प्लांट सेल तमाम अमीनो एसिड्स हो गए, कोएंजाइम्स हो गए, विटामिन हो गए, बाइसेल्फ बना सकते हैं, जबकि एनिमल सेल इसमें से कुछ भी खुद से नहीं बना सकते। और टाइम क्या है कि लाइसोसोम जो है वो बहुत कम प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, लेकिन हमारे अंदर यानी एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर डाइजेशन की ज्यादा जरूरत है एक तरीके से, और हम ज्यादा इंटेक ऑफ फूड कर रहे होते हैं हम तमाम एनिमल्स, उसी वजह से लाइसोसोम हमारे अंदर नंबर ऑफ, अगर नंबर वाइज देखा जाए तो ज्यादा मौजूद होते हैं। नेक्स्ट here you can see a visual diagram of plant and animal cell. You can see the difference between these two. Plant cell is cubical in shape while animal cell is spherical in shape. The nucleus is near the edge while in animal cell the nucleus is in center part. The vacuole is very large while here the vacuoles are very small or sometimes absent. It has a cell wall while it do not contain any cell wall. Okay, other than this there are so many differences that we have already discussed in the difference in the tubular form of the plant and animal cell. यहाँ पर जस्ट एक विजिबली आपको एक वजाय दिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर था कि दिखने में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और जो जो मेन डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें प्लास्टिड्स हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं है। प्लांट सेल में लाइसोसोम्स बहुत कम पाए जाते हैं वाइल एनिमल सेल में लाइसोसोम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो एक तरीके से सेल वॉल है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल लार्ज होता है, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस का भी इशू है, लाइक न्यूक्लियस प्लांट सेल के अंदर बहुत कॉर्नर पे होता है जबकि एनिमल में सेंट्रल पार्ट में होता है। तो ये हम ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। बाकी तमाम ऑर्गेनल्स दोनों में ही मौजूद है जो आपको सेंट्रल पार्ट में नजर आ रहे हैं। दोनों के अंदर साइटोस्केलेटन है, दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों के अंदर रफ और स्मूथ दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। दोनों के अंदर न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियोलस भी है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट इज न्यूक्लियस। Nucleolus is basically a small body that is present inside the nucleus. So they both contain the nucleolus. इसके अलावा राइबोसोम्स दोनों में मौजूद है, साइटोप्लाज्म दोनों का है, पेरोक्सिसोम दोनों के अंदर मौजूद है, गोल्जी मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद है, गोल्जी एपरेटस सॉरी, और सेल मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद है, गोल्जी वेसिकल्स दोनों में मौजूद हैं। और बहुत सारी डिफरेंसेस है वो यहाँ पर हैं साइड में, अगर आप देखो सेंट्रोसोम और लाइसोसोम, जबकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, अमाइलोप्लास्ट, वैक्यूल, इन सारा ये सारे मेन डिफरेंसेस हैं प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। ओके नेक्स्ट, now let's move to the components of the cell. A cell usually a cell consists of 4 parts.
that is cell wall, cell membrane, nucleus, and cytoplasm. These four parts are the most important parts of a cell, and every cell contain these four parts except animal cell. Animal cell do not contain cell wall, while plant cell contain all the four components of a cell. So one by one we will discuss them. Let's start from a cell wall. Let's start from cell wall. Next. All right. Now, what is a cell wall basically? Okay, the cell wall is the outer covering of a cell, जो कि मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल साइड में. लाइक सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, और उसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है. और सेल वॉल को हम सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं सिंपली. और जैसे कि पहले बताया गया है हमें कि सेल वॉल जो है वो कहाँ मौजूद होती है, प्लांट सेल में है, फंजाई में भी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, अल्जी में भी जो है ना सेल वॉल है, और सम आर्किया में भी सेल वॉल मौजूद होती है. तो इन तमाम चीजों के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, जबकि सिर्फ जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो एनिमल सेल है. सो एनिमल सेल बेसिकली इरेगुलर होता है शेप में, यानी कि एनिमल सेल की कोई शेप नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर सेल वॉल नहीं है. सेल वॉल का बेसिक काम क्या है कि ये शेप प्रोवाइड करता है सेल को. जिस सेल के अंदर सेल वॉल ही नहीं होगी तो उसकी शेप कैसे मेंटेन रहेगी. दैट इज व्हाई an animal cell has an irregular shape. It do not contain a particular shape. So हम सिंपली कह सकते हैं एनिमल सेल जो है ना मुसलसल मूवमेंट में रहता है और अपनी शेप जो है ना चेंज करता रहता है. लाइक है होता तो स्फेरिकल ही है, लेकिन उसकी जो शेप है ना वो एक बॉल जैसे स्ट्रक्चर, तो बॉल जैसे स्ट्रक्चर में है, लेकिन एक पर्टिकुलर आप कह लो कि एक पर्टिकुलर कवरिंग होती है ना वो नहीं है. इसीलिए क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल नहीं है. सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो हर जानदार में अलग अलग है. लाइक प्लांट्स के अंदर सेल वॉल अलग चीज से बनी हुई है, फंजाई के अंदर सेल वॉल अलग चीज से बनी हुई है, अल्जी के अंदर अलग बनी है, बैक्टीरिया के अंदर अलग बनी हुई है. तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल की कंपोजिशन वरी करती है. लाइक वैरायटी ऑफ सेल वॉल की कंपोजिशन है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. ओके, नेक्स्ट. Okay, here we can see the three major layers of cell wall. इससे पहले हम ये चीज पढ़ लेते हैं कि एक प्लांट सेल जनरली जो है ना अरेंज होता है 3 लेयर्स में. तीनों की तीनों लेयर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी है. और कार्बोहाइड्रेट्स कौन से, लाइक पेक्टिन हो गया, सेल्यूलोज है, हेमिसेल्यूलोज है, और दूसरे और अदर मिनरल्स भी मौजूद हैं जो कि छोटे छोटे, और इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी हैं जो सेल वॉल में पाए जाते हैं. तो ये सारी चीजें कंबाइनली मिलकर क्या बनाती है, प्लांट सेल वॉल बनाती हैं. प्लांट सेल वॉल 3 मेजर जो ना लेयर्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 इज प्राइमरी सेल वॉल, another is middle lamella, and number 3 is secondary cell wall. तो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की. नेक्स्ट. बिफोर स्टार्टिंग इट यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ सेल्स की यहाँ पर पिक्चर ऑलरेडी मेंशन्ड है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल पार्ट है ये क्या है, बेसिकली सेल है. सेल के अंदर 3 मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं सेल वॉल में, मिडिल लेमिला, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल. प्राइमरी वॉल का एरो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम सेकेंडरी प्राइमरी वॉल कहते हैं. सॉरी, प्राइमरी वॉल के बिल्कुल बाद में सेकेंडरी वॉल पाई जाती है. और प्राइमरी और सेकेंडरी से सबसे ऊपर, यानी सब प्राइमरी से भी ऊपर एक मिडिल लेमिला पाई जाती है. और मिडिल लेमिला एक ऐसी वॉल है जो सीमेंट का काम करती है. सीमेंट मतलब दो डिफरेंट चीजों को आपस में, दो डिफरेंट सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है. तो ये जो आपको एक साथ बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं ना, क्यों ये इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इनके दरमियान क्या है, मिडिल लेमिला पाई जा रही है. तो मिडिल लेमिला जो है ना वो कब बनती है, जब एक सेल नया नया डिवाइड होता है ना 2 सेल के अंदर, तो उसके ऊपर मिडिल लेमिला चढ़ी हुई होती है, यानी कवरिंग होती है, जिसकी वजह से दोनों सेल आपस में कंबाइंड रहते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल जहां से ये जुड़े हुए हैं सारे सेल्स, ये मिडिल लेमिला है. मिडिल लेमिला के बाद प्राइमरी वॉल है और उसके बाद सेकेंडरी वॉल है. ओके, नेक्स्ट.
सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल किसको कहते हैं? देखें, द प्राइमरी सेल इज सिचुएटेड क्लोजेस्ट टू द इनसाइड ऑफ द सेल एंड इज द फर्स्ट फॉर्म सेल वॉल। लाइक सेल वॉल के अंदर सबसे पहले बनने वाली जो लेयर है वो प्राइमरी सेल वॉल है, जो सबसे पहले बनती है। सेल ये वाली प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसके साथ साथ थोड़े बहुत जो है ना अलाउइंग द प्राइमरी मतलब प्योर सेल्यूलोज की बनी हुई है। और इस सेल का काम क्या है कि पर्पस ऑफ ग्रोथ के तौर पे काम करती है। लाइक ये लेयर जो है ना सबसे ज्यादा स्ट्रेच करती है। स्ट्रेच करेगी तो सेल ग्रो करेगा, और सेल ग्रो करेगा तो एक तरीके से एक जानदार भी ग्रो करेगा। तो इसका जो मेन पर्पस है वो ग्रोथ है, ग्रोथ करवाना है। इसके अलावा several primary cells contain peptide, polysaccharides and structural protein. It is also comparatively permeable and thinner than the other layers. अगर प्राइमरी सेल वॉल की हम कंपोजिशन देख रहे हैं तो मेन जो कंपोनेंट है इसके अंदर वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अलावा इसके अंदर कुछ पेक्टिक या पेक्टिन कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, या थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा थिन होती है दूसरी लेयर्स के मुकाबले में। लाइक मिडिल और सेकेंडरी को देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो थिन सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल है, और परमिएबल भी सबसे ज्यादा है। तो ये थी प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाद अगर हम मिडिल लेमिला की बात करें तो मिडिल लेमिला इज द आउटर मोस्ट लेयर, और इसका काम क्या है? नेबरिंग सेल को आपस में ग्लू के तौर पे काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीमेंट जिस तरीके से सीमेंट का काम है दीवारों के ऊपर लगाते हैं, या दो दीवारों के दरमियान सीमेंट होती है, बिल्कुल ये इसी एग्जांपल को अगर आप देखें ना तो दो सेल्स के दरमियान उन दोनों सेल्स को जोड़ के रखने वाली जो लेयर है दरमियान में, उसको हम कहते हैं मिडिल लेमिला। और दिस लेयर प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ We have a question. What is the difference between cell wall and cell membrane? Okay, let me answer. The cell wall is basically composed of cellulose, while the cell membrane is composed of phospholipids. So cell wall और cell membrane में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यही है कि सेल वॉल जो है ना वो ज्यादा प्रोटेक्शन का काम कर रही है प्लांट सेल्स के लिए। लाइक अगर सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, लेकिन क्या वजह है कि सेल वॉल की जरूरत पड़ती है प्लांट्स के अंदर? क्योंकि सेल वॉल के अंदर एक आप ऐसे कह लें कि एक कंपोनेंट पाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, इन तमाम चीजों की वजह से जो सेल वॉल होती है ना वो बहुत ज्यादा थिक और रिजिड होती है, यानी सख्त और मोटी होती है। इसकी वजह से ये सेल को सेल मेम्ब्रेन से ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल इज बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से ज्यादा सेल को जो है ना एक पर्टिकुलर शेप देने वाली, और उसको जो है एक तरीके से मेजर प्रोटेक्शन का काम करने वाली, शेप देने वाली जो है ना वो सेल वॉल है। जबकि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम है साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट रखना फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। यानी सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? वो भी शेप ही दे रही है, प्रोटेक्शन भी दे रही है, लेकिन उसका मेजर काम ये है कि वो साइटोप्लाज्म को बाहर वाले जो भी इन्वायरमेंट है सेल का उसके साथ जो है ना सेपरेट रखती है। इसके अलावा सेकंड काम क्या है उसका कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है ना वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से हो रही है। सेल वॉल इतना ट्रांसपोर्टेशन में काम नहीं करते, लिमिटेड तौर पे काम करते हैं। सेल वॉल का मेन काम जो है वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट देना है। Okay, sir, can I continue? Yes, yes. Okay. So we were talking about middle lamella. तो मैं आपको बता रही थी कि मिडिल लेमिला जो है ना वो ग्लू के तौर पे काम करती है। लाइक सेल्स के दरमियान दोनों सेल्स को या दो से ज्यादा जितने भी सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं वो इस मिडिल लेमिला के जरिए जुड़े हुए हैं। मिडिल लेमिला जो है वो प्राइमरी कंसिस्ट होती है पेक्टिन्स में, और पेक्टिन्स के अलावा इसके अंदर कुछ और सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, जैसे लिग्निन हो गया, प्रोटीन हो गए, कुछ इस तरीके के। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। और सेकेंडरी सेल वॉल मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के फौरन बाद में जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। और सेकेंडरी सेल वॉल बिल्कुल ही ऐसे समझ लें कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। लाइक सेल मेम्ब्रेन तो सेल के अंदर हो गई है, सेल मेम्ब्रेन के बाद सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल के बाद प्राइमरी है, प्राइमरी के बाद बिल्कुल ही सेल के ऊपर
मिडिल लेमिलर से जुड़ा हुआ होगा दूसरा सेल। तो सेकेंडरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल जैसे कि कुछ सेल्स में स्पेशली पाई जाती है, जैसे कि जाइलम हो गए, जाइलम टिश्यूज है ना, और जाइलम के टिश्यूज के अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर जो है ना ज्यादा सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज और लिग्निन की बनी हुई है। सेल्यूलोज और लिग्निन दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हद से ज्यादा जिस चीज में भी पाए जाते हैं ना तो उसको एक तरीके से रिजिडिटी यानी सख्ती देते हैं। तो हद से ज्यादा जो प्लांट को एक तरीके से सपोर्ट देने वाले सब्सटेंसेस हैं वो लिग्निन और सेल्यूलोज हैं। दोनों के दोनों सेकेंडरी सेल वॉल में पाए जा रहे हैं। इसी वजह से सेकेंडरी सेल वॉल उन सेल्स में ज्यादा पाई जाती है जो प्लांट को ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे जाइलम के सेल्स। जाइलम टिश्यूज प्लांट को बहुत ज्यादा सपोर्टिव और सपोर्टिंग एक तरीके से टिश्यू है, तो उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है। कुछ कुछ सेल्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। और this layer also provide the characteristics rectangular or square shape to a cell. It is also the thickest layer and permits permeability. Like ये जो ना thickest layer है सेल की, इसके अंदर और लेस परमेबल होती है, यानी बिल्कुल कम परमेबल होगी क्योंकि बहुत ज्यादा थिक होती है, तो इसमें तो कोई भी चीज आना और जाना इम्पॉसिबल होता है एक तरीके से। इसकी जो शेप होती है, ये जो प्लांट सेल की आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपने एक स्लाइड डायग्राम देखी जिसमें आपने देखा कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो स्क्वायर है, उसको स्क्वायर शेप देने वाला या रेक्टेंगुलर शेप देने वाली यही सेकेंडरी सेल वॉल है। तो इसका मेजर काम क्या है? प्रोटेक्शन देना, और सबसे ज्यादा हार्ड और रिजिड जो वॉल है वो यही है। ओके, नेक्स्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन सेम है। सेल वॉल एक पर्टिकुलर या डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रही है सेल को, स्ट्रेंथ देती है सेल को, इसके साथ साथ रिजिडिटी यानी सख्ती देती है एक तरीके से सेल को। इसके अलावा इसका काम क्या है कि इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल शॉक्स। लाइक हमारी बॉडी प्लांट्स की बॉडी के अंदर अगर इंटरनली कोई भी मैकेनिज्म चेंज हो रहा है या कोई भी स्ट्रेस है, प्लांट को स्ट्रेस कहने का मकसद क्या है कि प्लांट के अंदर पानी की कमी हो रही है, या टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, या प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो गई है, या कोई भी कंडीशन जिसको हम स्ट्रेस कह सकते हैं, प्लांट को ऑक्सीजन की कम प्रोवाइड हो रहा है या प्लांट को लाइट कम प्रोवाइड हो रही है, कोई भी कंडीशन जो प्लांट के लिए सूटेबल नहीं होती है उसको हम स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर कभी भी कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल होती है उसके अंदर। इसके साथ साथ इट हेल्प्स टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन ड्यू टू इनटेक ऑफ वाटर। ये इनटेक ऑफ वाटर का काम करती है और सेल को एक्सपेंड मतलब ज्यादा फैलने से कंट्रोल करती है। सेल के अंदर जब भी पानी आएगा तो सेल हमेशा फूल जाता है, तो फूल के फट ना जाए उस चीज को कंट्रोल करने का काम जो है ना वो सेल वॉल का है। इसके अलावा ये वाटर लॉस को भी रोकती है सेल में से, लाइक सेल के अंदर से ज्यादा पानी ना लॉस हो जाए उसको भी रोकती है। इसके अलावा इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रही है क्रॉसेस द सेल, क्योंकि सेल वॉल के अंदर कुछ ऐसे समझ लें कि सेल वॉल के अंदर कुछ जो है ना ओपनिंग्स पाई जाती हैं, उन ओपनिंग्स को हम कहते हैं प्लास्मोडेस्मेटा। प्लास्मोडेस्मेटा आर द ओपनिंग्स that are present in the cell wall that communicate two cells. Like एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है ना वो उन ओपनिंग्स के जरिए होगा, और उन ओपनिंग्स को हम प्लास्मोडेस्मेटा कहते हैं। इसके अलावा इसका काम क्या है कि ये सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट को सेल के बाहर जो भी इन्वायरमेंट मौजूद है उससे एक तरीके से समझ लें सेपरेट रखता है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। Okay, let us talk about the second component of cell, that is cell membrane. Cell membrane की अगर हम बात करें तो cell membrane को हम प्लाज्मा membrane के नाम से भी कहते हैं। Cell membrane एक thin यानी बहुत पतली और सेमी परमिएबल membrane है जो कि सराउंड करती है साइटोप्लाज्म के, यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके इर्द गिर्द जो बाउंड्री है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमिएबल होती है, मींस के ये कुछ कुछ चीजों को अपने अंदर से आने, देखिए जो वर्ड है परमिएबल, परमिएबल लफ्ज का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो अपने अंदर से किसी चीज को आने और जाने दे, लाइक गुजर जाने दे, उसको हम कहते हैं परमिएबल। तो सेमी परमिएबल हम उस चीज को करेंगे जो लिमिटेड चीज को यानी सिलेक्टेड चीजों को अपने अंदर से गुजर जाने दे और कुछ चीजों को नहीं गुजरने दे, उसको हम कहेंगे वो चीज जो है सेमी परमिएबल है।
ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है। इसका काम क्या है? इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेल बाय अलोइंग सर्टेन सब्सटेंसेस इनटू द सेल व्हाइल कीपिंग अदर सब्सटेंसेस आउट। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये सेल के इंटीरियर पार्ट को एक तरीके से यूं समझ लें प्रोटेक्ट रखती है, क्योंकि बाहर से जितना भी अच्छा सब्सटेंस होता है वो यहीं से गुजर के अंदर जाता है और ये सेल के अंदर से चीजों को ज्यादा बाहर जाने नहीं देती। मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि ये ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल कर रही है। ना कोई चीज सेल के अंदर जरूरत से ज्यादा आएगी, ना सेल के अंदर से कोई चीज जरूरत से ज्यादा जाएगी, दोनों ही काम एक साथ ये करती है। इसके अलावा इसका काम क्या है? ये सेल को सपोर्ट दे रही है, साथ साथ उसकी शेप भी मेंटेन कर रही है। फॉस्फोलिपिड्स की अगर हम बात करें ना, तो जिस तरीके से सेल वॉल का मेन कंपोनेंट सेलुलोज है ना, जो सेलुलोज से सेल वॉल ज्यादा बनी हुई है, उसी तरीके से फॉस्फोलिपिड्स जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन का मेन और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। सेल फॉस्फोलिपिड क्या है? एक मॉलिक्यूल है और फॉस्फोलिपिड की दो लेयर, बाई लेयर जो है ना मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सो नेक्स्ट, ओके, द सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ अ मिक्स ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। अगर सेल मेम्ब्रेन का इंटीरियर पार्ट देखा जाए ना या उसकी कंपोजिशन देखी जाए, तो सेल मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी हुई है, लाइक प्रोटीन्स की और लिपिड्स की बनी हुई है। डिपेंडिंग ऑन द मेम्ब्रेन्स लोकेशन एंड रोल इन द बॉडी, लिपिड्स कैन मेक अप एनीवेयर फ्रॉम 20 to 80% ऑफ द मेम्ब्रेन, विद द रिमाइंडर बीइंग प्रोटीन। किसी भी सेल मेम्ब्रेन का 20 से 80% जो पार्ट है ना वो लिपिड बनाता है। लाइक लिपिड जो है वो सबसे ज्यादा 80% पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, बाकी अदर 20% जो है ना वो प्रोटीन्स होते हैं। जो लिपिड्स है, लिपिड्स के मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है प्रोटीन को, ताकि प्रोटीन जो है ना वो चीजों को अपने अंदर से आने और जाने दें। सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, एक मैट्रिक्स यानी जेल की शक्ल में होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स लगे हुए हैं। उन प्रोटीन्स का काम क्या है? वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो चैनल आप कह सकते हो कि प्रोटीन जो है वो चैनल का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। कुछ सेल, वैसे सेल मेम्ब्रेन की अगर इम्पोर्टेंटली देखा जाए तो प्रोटीन और लिपिड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हर सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल वाहिद ऐसी चीज है जो सिर्फ एनिमल सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल पूरे की पूरी सेल मेम्ब्रेन में फैला हुआ होता है, लाइक डिस्पर्स मतलब फैला हुआ है। इसका काम क्या है कि ये फॉस्फोलिपिड की जो मॉलिक्यूल्स है उनको चिपकने नहीं देता। क्लोजली पैक्ड मतलब उनको एक दूसरे से थोड़ा फासले पर रखता है, चिपकने नहीं देता या क्लोजली पैक्ड नहीं होने देता। ये काम है कोलेस्ट्रॉल का। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है, प्लांट की सेल मेम्ब्रेन में ये नहीं पाया जाता। ओके, नेक्स्ट। ओके, हियर यू कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये जो सबसे ऊपर ये जो पिंक कलर की जो छोटी छोटी बॉल्स हैं और इनके नीचे ये जो लाइट ब्लू कलर के लेयर्स जा रही हैं छोटी छोटी, ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल कहलाता है फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ही यही होता है, एक छोटी सी बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा और उसमें से दो लेयर्स जारी होंगी। तो ये हमने पढ़ा कि फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो एक लेयर ऊपर कवर कर रही है, उसी के नीचे उसी के अपोजिट दूसरी लेयर कवर करिए। यानी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर एक मेम्ब्रेन, एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की लेयर ऐसे है तो दूसरे की ऐसे होगी। इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना, ये कवरिंग मौजूद है, एक ऊपर है और एक नीचे है। दोनों लेयर्स मिलकर एक कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन बना रही हैं। इसके अंदर अगर आप देखो तो ये बहुत सारे जो आपको दरमियान में इसमें चैनल्स नजर आ रहे हैं, इन चैनल्स को हम कहते हैं प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जा रहे हैं। और ये जो येलो कलर के आपको छोटी छोटी बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये कोलेस्ट्रॉल हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर आप देखो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में फैले हुए हैं। इनका काम क्या है? ये सेल इन दोनों मतलब दोनों लेयर्स को ना मिलने नहीं देते या डिस्पर्स, इसलिए ये पूरे उसमें फैले हुए हैं। ओके, नेक्स्ट। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक प्रोटीन को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स और दूसरे को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन।
पेरिफेरल प्रोटीन हम किसको कहते हैं, जो एक्सटीरियर होते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ऊपर पाए जा रहे हैं एंड कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन बाय इंटरेक्शन विद अदर प्रोटीन्स। यानी एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आप देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ऊपर जो सिर्फ लगे हुए हैं ना प्रोटीन्स, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करते, क्योंकि ये पूरी सेल मेम्ब्रेन से गुजर के नहीं जा रही है, सेल मेम्ब्रेन के सिर्फ ऊपर ऊपर लगे हुए हैं। बिल्कुल इस तरीके से जैसे अगर किसी पानी के अंदर आप बर्फ डाल दो और वो बर्फ तैर रही है ना, सेम इस एज इट इज ये प्रोटीन्स जो है, ये बिल्कुल ये जो है ना ऐसे ऊपर ऊपर तैर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के। जबकि जो दूसरे प्रोटीन्स है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हुए हुए होते हैं, और इनका काम क्या है, ये पास मतलब पैसेज वे है। पैसेज वे मतलब जितनी भी चीजें सेल में से आ रही और जा रही हैं वो इन इंटीग्रल प्रोटीन्स के जरिए जा रही हैं। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन इसको प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड पर मौजूद है, ऊपर से शुरू हो रहा है और सेल मेम्ब्रेन के नीचे यानी सेल के अंदर तक पाया जा रहा है। तो कोई भी चीज को आना है तो वो वहीं से आके और अंदर वहीं से गुजर के और सेल के अंदर चली जाती है। तो इंटीग्रल प्रोटीन बेसिकली पैसेज वे है किसी भी मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट, here you can see another picture of cell membrane. All right, thank you. So यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल ही वही वाला स्ट्रक्चर है, पर थोड़ा डिफरेंट देखें अगर डायग्रामेटिकली थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पर ये जो येलो कलर के बॉल्स हैं, एक लेयर ऊपर है एक लेयर नीचे है, और इनके दरमियान में जो बिल्कुल एक कंप्लीट दो लेयर्स हैं, ये दोनों लेयर्स हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की यानी बाई लेयर मौजूद है, जिनके ऊपर आपको ये ग्रीन ग्रीन कुछ कोलेस्ट्रॉल्स के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, और ये जो ब्लू ब्लू कलर के जस्ट ऊपर ऊपर डिस्पर्स हुए हुए हैं ना सेल मेम्ब्रेन के, ये हैंगे पेरिफेरल प्रोटीन, सॉरी हाँ पेरिफेरल प्रोटीन इसको कहते हैं हम, सॉरी। पेरिफेरल प्रोटीन वो होते हैं जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन से गुजर के नहीं जा रहे, या तो ऊपर मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के या नीचे को मौजूद है, ट्रांसपोर्टेशन का पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे, उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो प्रोटीन्स हैं जो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से शुरू होते हैं, तो पूरा इंसर्ट होते हुए पूरी सेल मेम्ब्रेन में लगे हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दो विजिबल तरीके से नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। ये जो है ना एक तरीके से स्ट्रेचेबिलिटी जो है ना प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये जो कुछ ग्लाइकोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है और ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद है, और ये कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस तरीके से एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में पाई तो बहुत सारी चीजें जा रही हैं, पर जो मेन चीज है वो फॉस्फोलिपिड्स है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन ये दोनों मेन चीज है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है, ये इंटीरियर सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, लाइक प्रोटेक्ट करता है कि कोई जरूरत से ज्यादा चीज ना आए और ना चली जाए। इसके अलावा ये सपोर्ट दे रहा है सेल को, सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये शेप देती है सेल को। इसके अलावा इसका काम क्या है कि ये रेगुलेट करती है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के दरमियान बैलेंस। एंडोसाइटोसिस बोलते हैं कि सेल के अंदर कोई चीज आ जाए, लाइक इनटेक ऑफ एनी मटेरियल इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंड एक्सोसाइटोसिस हम कहते हैं कि कोई भी चीज आउटसाइड ऑफ द सेल मूव कर रही है, उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। तो एंडो और एक्सो दोनों साइटोसिस को मेंटेन कर रही है। इसके अलावा इसका काम क्या है कि कम्युनिकेशन का काम कर रही है सेल के अंदर। इसके अलावा ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, लाइक ये सिर्फ ओनली सिलेक्टेड चीजों को अपने अंदर से गुजरने देती है, जैसे कुछ आइंस हो गए, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गया। इसके अलावा कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अमाइनो एसिड्स हो गए, जैसे कुछ और डिफरेंट हो गए, लाइक लिपिड्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज हो गई है, लाइक प्रोटीन्स हो गए हैं। तो इनको अपने शुगर्स हो गए एक तरीके से। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स, स्मॉल और आइंस, कुछ सिलेक्टेड चीजों को ये अपने अंदर से गुजरने देती है, और फिर उस तरीके से इसका काम चलता है। ओके, नेक्स्ट। नाउ
we have our third component of a cell, that is nucleus. Nucleus is one of the major part of a cell. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? बेसिकली एक इंटीग्रल कंपोनेंट है सेल का. यानी जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है इस तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का, सेम एज इट इज न्यूक्लियस का काम क्या है? सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करना. इसको अगर हम प्लूरल में कहेंगे, लाइक सिंगल अगर एक न्यूक्लियस है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, प्लूरल में हम इसको न्यूक्लियाई कहते हैं. न्यूक्लियस को लैटिन वर्ड से जो है ना ड्राइव किया गया है, जिसमें इसको कहते थे कर्नल ऑफ अ नट. अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या होगी? न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनेल है. यहाँ पर स्पेशली मेंशन हुआ है यूकैरियोटिक सेल, जस्ट बिकॉज कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है. तो न्यूक्लियस बेसिकली एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है. इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है. जेनेटिक मटेरियल से मुराद जीन्स हो गए, कुछ क्रोमोसोम्स, डीएनए, इस तरीके की तमाम चीजें इस न्यूक्लियस में पाई जाती हैं. Okay, as stated above, the nucleus is found only in eukaryotes and is the defining characteristics feature of eukaryotic cell. Like eukaryotic cell के अंदर जो main character है ना, जिसको हम eukaryotic cell कह सकते हैं किसी को, वो हम उसका nucleus देख के कह सकते हैं कि किसी सेल में nucleus है. It means कि ये जो सेल है ये eukaryotic cell है, और जिस जानदार के अंदर ये eukaryotic cell होगा उस जानदार को हम eukaryote कहते हैं. उसके अलावा कुछ और सेल्स हो गए जैसे रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि ये पाए तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही जा रहे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स अपना न्यूक्लियस अपने अंदर से निकाल देते हैं, क्योंकि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रोटीन अपने अंदर भर सकें, लाइक, और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बॉडी को प्रोवाइड कर सकें. तो कुछ और चीजें हैं, लेकिन मेनली जो है वो यूकैरियोटिक तमाम सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है. नेक्स्ट, here you can see a diagram of a nucleus. अगर आप देखिए ये साइड में येलो कलर का स्ट्रक्चर है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैंने आपको बताया एक न्यूक्लियस लाइक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर कवरिंग जो हुई है पूरी की पूरी न्यूक्लियस को घेरा हुआ है जिसने, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि यहाँ पर येलो कलर का मेंशन्ड है ऑलरेडी. इसके बाद ये जो पर्पल कलर का है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर पिंक थोड़ा लाइट पर्पल कलर का जो आपको थोड़ी ये नजर आ रही है स्ट्रक्चर, इंटीरियर पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस का कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक और स्मॉल बॉडी है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस के बाहर इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में अगर आप देखेंगे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं. और क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं वो हम आगे मैं आपको बताती हूँ. फिलहाल जस्ट आप एक डायग्राम देख लें. इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियस. और ये जो छोटे छोटे सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे जो पोर्स लग रहे हैं, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स या न्यूक्लियोपोर्स. इनका काम क्या है? न्यूक्लियस में से कोई भी चीज को अगर साइटोप्लाज्म में जाना है या साइटोप्लाज्म किसी चीज का न्यूक्लियस में आना, ये जो आना और जाना होता है ना, ये इन पोर्स के जरिए होता है. ओके, नेक्स्ट. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस की. स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो टिपिकली इट इज द मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनल इन द सेल. किसी सेल के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है वो न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीटली मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इसके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद है. इसके अलावा इसकी मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं. इसके अलावा इसकी जो मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म की जो है ना मेम्ब्रेन से थोड़ी डिफरेंट है एक तरीके से. और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसका काम क्या है? इसकी मेम्ब्रेन का काम ये है कि ये साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से सेपरेट रखती है, क्योंकि न्यूक्लियस तो पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के ऊपर अगर मेम्ब्रेन नहीं हो तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल तो मिक्स हो जाएगा. इसीलिए इसका काम क्या है? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट रखना. इसके अलावा इसके अंदर कुछ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होता है डीएनए. डीएनए का काम क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे एक नया जानदार बनता है. लाइक रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ना, जो मेन एडिशन या काम होता है वो इन डीएनए का या जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम होता है. तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये तमाम न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं. नेक्स्ट.
यू कैन सी कि यहाँ पर आपको जो है ना एक ऑरेंज से कलर का साइड में जो आपको नजर आ रहा है थोड़ा लाइट ब्लू से कलर का, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये जो सेंट्रल पार्ट बिल्कुल सेंट्रल में है ये न्यूक्लियोलस है। इसके ऊपर जो ऑरेंज कलर की बॉल है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स लग रहे हैं और इसके अंदर ये जो आपको एक हेलिकल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर डीएनए। ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं डीएनए से क्रोमोसोम्स बनते हैं। ओके नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस के बहुत सारे फंक्शंस हैं क्योंकि ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल। तो हम इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेड मैंने मेंशन किए हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस जो है ना वो कंटेन करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। लाइक हेरिडिटी इंफॉर्मेशन हम उसको बोलते हैं जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो। तो वो हेरिडिटरी मटेरियल या इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बंद होती है और इसका काम क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन को या सेल ग्रोथ को कंट्रोल करती है। जबकि अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और इसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है सेल का। इसके अलावा it is not just a storage compartment for DNA but also happens to be the home of some important cellular processes। यानी कि ये सिर्फ डीएनए को स्टोर करने वाला एक ऑर्गेनल है, बल्कि सेल के अंदर होने वाले तमाम फंक्शंस को करवाने वाला जो मेन चीज है ना वो यही न्यूक्लियस है जो तमाम इंपॉर्टेंट फंक्शंस करवा रहा है। ओके नेक्स्ट, ओके सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज पॉसिबल टू डुप्लीकेट वंस डीएनए इन द न्यूक्लियस। दिस प्रोसेस हैज बीन नेम्ड डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें एक डीएनए अपनी ही डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं और इससे एक ही डीएनए से बहुत सारी उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। ये काम सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इसके अलावा producing two identical copies of the body or host is the first step in cell division, where every new cell will get its own set of instruction। मतलब एक ही सेल की अपनी दो आइडेंटिकल कॉपीज बनाने का काम भी इसी तरीके से होता है कि क्रोमोसोम्स वगैरह डिवाइड होते हैं और सेल डिवीजन होती है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस का बहुत अहम रोल है क्योंकि न्यूक्लियस कंटेन करता है तमाम क्रोमोसोम्स को। सेकेंडली द न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लियस को हम ट्रांसक्रिप्शन की साइट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन हम किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारे आरएनए बने डीएनए से। तो डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में बहुत सारी जो है ना बॉडी के काम होते हैं या बहुत सारी ह्यूमन बॉडी की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि जो है ना न्यूक्लियस से आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में पहुंचाई जाती हैं थ्रू आरएनए, जिसके जरिए और भी फंक्शंस होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन इज बेसिकली the formation of RNA from DNA। इसके अलावा the central rule of biology states that DNA is copied into RNA and then protein। और एक बायोलॉजी में कहा जाता है कि जो डीएनए है वो कॉपी किया जाता है आरएनए में और आरएनए उस डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेके जाकर और प्रोटीन बनाता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है ना, लाइक ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है, वो आरएनए है और आरएनए डीएनए से कुछ इंफॉर्मेशन लेता है, देन साइटोप्लाज्म में मूव करके जाता है और वहां जाकर प्रोटीन बनाता है। इसको भी हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो न्यूक्लियस का काम है। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप देखें बज़ाहिर स्ट्रक्चर है, दिस इज अ न्यूक्लियस। इसके अंदर आपको धागेनुमा एक नेटवर्क नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल एक पतले पतले धागे और फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर हैं जो पूरे न्यूक्लियस में उलझे हुए होते हैं। इनको अगर बज़ाहिर देखा जाए थोड़ा बड़ा करके विजिबल करके तो ये कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में नजर आते हैं। ये क्रोमोसोम्स हैं जो कि इन्हीं क्रोमेटिन मटेरियल से बनते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये क्रोमोसोम्स के ऊपर लगी हुई होती हैं छोटी छोटी जीन्स और इन क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है डीएनए का मॉलिक्यूल। तो डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स पे लगी हुई होती हैं जीन्स। क्रोमोसोम्स पाया जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स किस में होता है? पहले क्रोमेटिन मटेरियल में होता है, लेकिन अब सेल डिवीजन होने वाली होती है तो ये क्रोमोसोम्स अपनी असल शक्ल में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स कहते किसे हैं। तो ओके नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स किसको कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो बेसिकली एक
थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर हैं जो कि मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में। एनिमल्स के भी न्यूक्लियस में होंगे, प्लांट्स के भी न्यूक्लियस में होंगे। और मैंने आपको जैसे बताया क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं डीएनए और आरएनए प्रोटीन से। तो क्रोमोसोम्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो डीएनए और प्रोटीन है। प्रोटीन जो न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, HISTONES, हिस्टोन्स प्रोटीन, जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। यहाँ पर पाया जाने वाला क्रोमोसोम्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है उसका नाम हिस्टोन प्रोटीन है। तो हिस्टोन प्रोटीन और एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या कहते हैं, पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए कंटेन द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स ईच टाइप ऑफ लिविंग क्रिएचर यूनिक। क्रोमोसोम जो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिसकी वजह से जिसके अंदर पाए जाने वाले जो डीएनए है, डीएनए का काम क्या है कि ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जिसकी वजह से हर एक जानदार दूसरे जानदार से मुख्तलिफ होता है। लाइक हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करते, हम अपने पेरेंट्स से चेंज है। तो ये जो चेंजिंग आई है ये थ्रू जीन्स आती है। तो ये सारा जो मेन काम है ना एक तरीके से रिप्रोडक्शन में या किसी जानदार की ग्रोथ में सारा का सारा काम न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली चीजें करती हैं। लाइक क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया है, जीन्स हो गए, ये तमाम चीजें। ओके नेक्स्ट, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए ना तो क्रोमोसोम्स 4 किस्म के हैं। नंबर 1 इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेकंड है सब मेटासेंट्रिक, थर्ड है एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ वन इज टेलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स उसको बोलते हैं जिसमें सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल ही सेंट्रल पार्ट में मौजूद हो। इस स्लाइड को समझने से पहले हमें पहले एक बार जो है ना कुछ डायग्राम्स देख लेनी चाहिए। Sir, can you please move to the next slide first? Okay. So dear learners, here you can see the 4 different types of chromosomes. सबसे पहले हम बात करते हैं मेटासेंट्रिक की। मेटासेंट्रिक हम किसको कहते हैं, आपको ये जो सेंटर में एक यूं समझ लिए बॉल जैसा स्ट्रक्चर है सर्कुलर, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर से ये जो आपको 2 पर जैसे लाइक पर नजर आ रहे हैं ना एक तरीके से, ये पर नहीं है, मैं कॉमनली लैंग्वेज में आपको कह रही हूँ, इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। तो किसी भी क्रोमोसोम के अंदर 2 चीजें मौजूद होती हैं। सेंटर में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, और उसके साथ जो 2 लगे हुए होते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। तो एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके अंदर सेंट्रोमेयर बिल्कुल ही दरमियान में मौजूद है, यानी उसके दोनों ही क्रोमेटिड्स इक्वल हैं, उसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक हम उसको कहते हैं जिसमें क्रोमेटिड्स अनइक्वल हो। लाइक सेंट्रोमेयर अगर आप देखोगे वो तो सेंटर में ही है, पर थोड़ा सा ऊपर चला गया है तो एक तरफ वाली जगह क्रोमेटिड्स की छोटी हो गई है, एक तरफ क्रोमेटिड्स बड़े हैं। इस किस्म के डिफरेंस वाले क्रोमोसोम को हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक हम कहते हैं कि एक तरफ क्रोमोसोम, एक तरफ बहुत ज्यादा क्रोमेटिड्स हो जाए लार्ज, एक तरफ बहुत छोटी क्रोमेटिड्स हो जाए, और सेंट्रोमेयर मतलब बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही फर्क आ जाए एक तरीके से क्रोमेटिड्स में, उसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और सेंट्रोमेयर अगर बिल्कुल ही एंड पॉइंट पर जाकर रुक जाता है तो दूसरे तरफ के क्रोमेटिड्स खत्म हो जाते हैं, एक ही तरफ के क्रोमेटिड्स हों, उसको हम कहेंगे टेलोसेंट्रिक। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं क्रोमोसोम्स के। ओके सर, प्लीज प्रीवियस स्लाइड पे मूव करिएगा। Okay, now you can easily learn that what are these type and why how this chromosomes looks like. तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम सिंपली कहते हैं जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर में हो और इक्वल आर्म्स हो, जबकि सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम थोड़ा और सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है ना चेंजिंग आ जाती है क्रोमेटिड्स में, अनइक्वल हो जाता है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम उसको कहते हैं जिसमें सेंट्रोमेयर हद से ज्यादा ऊपर चला जाए और एक तरफ के क्रोमेटिड बहुत लार्ज हो जाए, एक तरफ के क्रोमेटिड बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाए। और टेलोसेंट्रिक हम कहते हैं जिसमें हो ही नहीं, एक तरफ के क्रोमेटिड्स हो ही नहीं, सेंट्रोमेयर बिल्कुल वेरी एंड लास्ट पॉइंट पर जाकर जब रुक जाता है तो उसकी वजह से क्रोमेटिड्स जो है वो एक ही तरफ के रह जाते हैं, एक तरफ के नहीं होते। तो ये 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं क्रोमोसोम्स के। हम ह्यूमंस के अंदर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स भी हैं, सब मेटासेंट्रिक भी है, एक्रोसेंट्रिक भी है,
लेकिन हमारे अंदर टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कुछ प्रिमिटिव एनिमल्स में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, इस स्लाइड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो आज के लिए बस इतना आई होप काफी है। आज हमने डिस्कस किया है सेल को, उसका इंट्रोडक्शन, द सेल थ्योरी दैट इज रिलेटेड टू सेल, the main components that were cell wall, cell membrane, nucleus, their functions, their compositions, their structures, and all the things that you need to know, we have discussed in these slides. So in today tomorrow we will discuss the main and cytoplasmic organelles of the cell. कितने सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स हैं और कितनी डिफरेंट चीजें हैं, वो तमाम चीजें हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हम इस चैप्टर को अपने कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है और आई थिंक एक शॉर्ट टर्म टाइम के लिए इतना मेरे ख्याल जरूरी है। आई होप आपने इस चीज से कुछ सीखा होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक, you can ask in the comment section. So inshallah we will complete this topic tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.